बड़े बंगले वाले रजवाड़ी ससुराल में आई अमीर और गरीब की बेटी। हमारे राजा रानी की जय हो, हमारे राजा रानी की जय हो। महाराज महारानी, हमने नीचे सभी तैयारियां कर दी हैं, अब आप लोग आ जाइए। रामपुर नामक गांव में महाराज सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी कौशल्या, अपनी बेटी मोनिका और अपने दोनों बेटों आशीष सिंह और तरुण सिंह के साथ रहते थे। आज के इस नए दौर में भी इस परिवार में अपने रजवाड़ी शानो शौकत को उजागर कर रखा था, राशन कपड़े बांटते हुए। महाराज मालकिन की जय हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही हम सब गरीब परिवार वालों के घरों में चूल्हा जल पाता है। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। अरे नहीं, हम भी आप लोगों की तरह ही आम इंसान हैं। आप हमारी तुलना भगवान से कैसे कर सकते हैं? वो तो इस जगत के दाता हैं। हम तो भगवान के खुद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। भगवान करे आपका ये बड़ा सा बंगला हमेशा खुशियों से भरा रहे और जल्दी आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। सभी लोग राजा रानी को भर भर कर दुआ दे रहे थे। सभी में जरूरतमंद की चीज बांटने के बाद अब दोनों राजा रानी अपने कमरे में आ जाते हैं। सुनिए जी, उस बूढ़ी औरत की बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो हमारी भी दादा दादी बनने की उम्र हो गई है और हमने अभी तक अपने दोनों बेटों की शादी नहीं करवाई। मैं भी इस बारे में सोच रहा था। मेरी नजर में तो काफी अच्छा एक रिश्ता भी है। आपको मिथिलेश यादव जी की बेटी अलीशा याद है ना? वो हमारी बेटी मोनिका और हमारे छोटे बेटे तरुण एक साथ ही कॉलेज पढ़ा करते थे। जी, मुझे अलीशा अच्छे से याद है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी भी है। इसलिए हमने सोचा है कि हम मिथिलेश जी से बात करें और अलीशा और तरुण का रिश्ता तय कर दें। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये तो काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन तरुण से पहले हमें आशीष की शादी करनी होगी। वो हमारा बड़ा बेटा है और इस रियासत का होने वाला अगला राजा भी। कल जोधपुर हमें जाना है जमीन का मुआयना के लिए। वहां से आने के बाद हम आशीष के लिए भी रिश्ते देखने शुरू करेंगे। अगले दिन कौशल्या और सुरेंद्र अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर जोधपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही जोधपुर में आते हैं कि तभी उसी गांव में रहने वाली गीता नाम की लड़की भागते हुए अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। अरे ड्राइवर, क्या हुआ? इस तरह अचानक गाड़ी रोक क्यों दी? अरे महारानी, कोई लड़की गाड़ी के सामने आई है, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मरने के लिए क्या यही गाड़ी मिली थी? आगे जाकर एक गौ माता है, लगता है किसी ने उन्हें बहुत मारा है। उनके शरीर पर काफी जख्म है, वो रो रही हैं। भगवान के लिए मेरी मदद करिए, उन्हें अस्पताल ले जाना है। गाड़ी में बैठे बैठे शीशे में से सुरेंद्र कौशल्या जब उस लड़की को रोते हुए हाथ जोड़ता देखते हैं तो वो भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? वहाँ आगे जाकर एक गौ माता है, बहुत घायल है। भगवान के लिए उनकी मदद करिए। गीता की बात सुनकर सुरेंद्र और कौशल्या उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं, जहां गीता उन्हें गौ माता के पास ले जाती है। वो गौ माता की हालत काफी खराब थी, जिसे देख सुरेंद्र जल्दी से एनिमल हॉस्पिटल को कॉल करता है और रेस्क्यू टीम आकर उसे गौ माता को ले जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं मैं गौ माता की कैसे मदद करती। गाय के लिए तुम इस तरह परेशान हो गई और बिना सोचे समझे हमारी गाड़ी के सामने आ गई। अगर ड्राइवर वक्त से ब्रेक ना लगाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था। मैं इस तरह किसी को दर्द में नहीं देख सकती। अगर मुझे थोड़ा दर्द पहुंचकर किसी को दर्द से राहत मिलेगी तो मुझे वो भी मंजूर है। आप लोगों ने मेरी मदद करी, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। गीता का एक गाय के लिए इतना प्यार और अपनी जान तक की गवाह देने की चीज को देख कौशल्या और सुरेंद्र दोनों ही काफी खुश होते हैं और अब वो गाड़ी में बैठकर अपनी जमीन पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने मुनीम के साथ अपनी जमीन को देख रहे होते हैं कि तभी कौशल्या की नजर थोड़ी दूर पर एक छोटे से खेत में जाती है, जहां पर वही लड़की गीता एक बूढ़ी औरत के साथ खेती कर रही होती है। ये देखकर कौशल्या, ये तो वही लड़की है ना जिसने कल हमसे उस गाय की मदद मांगी थी? रानी जी, इसका नाम गीता है। बड़ी प्यारी बच्ची है, हमेशा हर किसी की मदद करती है। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं थोड़ी दूर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और दिन भर उनके साथ खेती करके अपना घर चलाती है। कौशल्या अब सुरेंद्र के साथ सीधा गीता के खेत में जाती है। कौशल्या और सुरेंद्र को देखकर गीता काफी खुश होती है। इससे पहले गीता कुछ कहती कि तभी गीता की माँ ममता, महाराज महारानी, आप यहाँ, वो भी हम गरीबों के खेत में, जय हो आपकी। क्या कहा? महाराज महारानी?
महाराज महारानी से माफ करिएगा, इसे आप लोगों के बारे में नहीं पता। गीता ये रामपुर के महाराज महारानी है। हर साल हमारे गांव में आते हैं और लोगों की बहुत मदद करते हैं। खड़ी खड़ी देखती रहेगी या इनके लिए भी पानी लेकर आएगी। गीता भागते हुए पानी लेने के लिए जाती है तो वहीं कौशल्या, देखिए हमें आपकी बेटी पहली नजर में ही भाग गई है, इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने बड़े बेटे आशीष सिंह के साथ आपकी बेटी का रिश्ता करें। महाराज आपका क्या कहना है? हमारी महारानी ने फैसला कर लिया है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बेटी बहुत अच्छी इंसान है, ये कल हमने देख लिया था। मेरे तो दिल में कल ही आ गया था कि मैं गीता के माता पिता से मिलूं। हे भगवान, क्या कहूँ मैं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझ जैसी गरीब माँ की झोपड़पट्टी में रहने वाली बेटी महलों की बहू बनने वाली है। ममता खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि तभी गीता पानी लेकर आती है, जिसे देखकर कौशल्या अपने हाथों से सोने के कंगन निकालकर गीता को देती है। ये लो, हमारी तरफ से ये शगुन के कड़े रखो। लेकिन क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। पगली, महारानी और महाराज ने तुझे अपनी बड़ी बहू के रूप में पसंद किया है। कौशल्या अब अपने हाथों से गीता को सोने के कड़े पहनाती है। ये सब देखकर गीता भी काफी ज्यादा खुश थी। जो चीज उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, अब वो हकीकत में होने वाली थी। रिश्ता तय करके सुरेंद्र और कौशल्या अब वापस अपने महल आ जाते हैं और अपने बड़े बेटे के साथ ही साथ छोटे बेटे का भी रिश्ता तय कर देते हैं और चारों तरफ शादी की धूमधाम से तैयारी होनी शुरू हो जाती है। यार, तेरी शादी के संगीत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादी का संगीत हो। कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, किसी भी चीज की कमी थोड़ी ना होगी। अरे अभी तो बस देखती जाओ कैसे एक के बाद एक परफॉर्मेंस वाले आ रहे हैं। वैसे अलीशा, मैंने सुना है कि तेरे साथ साथ तेरी जेठानी भी शादी करके घर आ रही है। हाँ, लेकिन वो मेरे ससुराल वालों की तरह किसी रजवाड़े खानदान या मेरी तरह किसी अमीर खानदान से नहीं है। वो गरीब लड़की है। तरुण बता रहे थे कि वो तो एक झोपड़पट्टी में रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कौशल्या जी ने एक झोपड़पट्टी में रहने वाली को अपने घर की बड़ी बहू बनाने के बारे में सोच लिया। अलीशा बेटा, वो भले ही गरीब है, तेरी जेठानी हो, लेकिन तुझे उस पर अपना धौंस जमाना होगा। उस गरीब की तेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ही अगली महारानी बने। अलीशा, मैंने भी सुना है कि गरीब लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेठानी होकर वो तुझे ही महल से निकाल दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और कुछ समझ नहीं आया तो मेरी माँ तो है ही। अपनी माँ के भड़कावे में आकर अलीशा अब हर टाइम अपनी गरीब जेठानी को नीचे दिखाने के बारे में सोचती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में गरीब बेटी के घर में, गीता बेटी, सेठ जी से आई ने उधार लेकर तुम्हारी शादी की सारी तैयारी कर दी है। तुम दुखी मत होना, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप से जितना हो सकेगा उतना करेंगे। माँ बाबा, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, यही काफी है। लेकिन मैं शादी करके इतने बड़े घर जा रही हूँ। वो तो घर भी नहीं है, वो तो महल होगा। महल, वहाँ कैसे रहूंगी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? बेटा, तुझ में और उन लोगों में बहुत फर्क है। वो रजवाड़े खानदान के हैं और हम गरीब। लेकिन अब तू उनके घर की बहू बनने जा रही है। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे सब चीज सही होने लगेगी। तुझे सबसे वहाँ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं, खासकर तेरी देवरानी से। जेठानी और देवरानी के बीच का रिश्ता बहनों जैसा होना चाहिए। अमीर माँ अपनी अमीर बेटी को भड़काने के काम कर रही थी, तो वहीं एक गरीब माँ अपनी गरीब बेटी को हंसी खुशी घर गृहस्थी जेठानी देवरानी के बीच बहन का रिश्ता बनाने की बातों को लेकर समझा रही थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं कि तभी बंगले से एक नौकर ढेर सारे शादी का शगुन का लहंगा और साथ में ढेर सारे पैसे लेकर आते हैं। महाराज और महारानी ने ये कुछ तोहफे, पैसे और शगुन का लहंगा भिजवाया है। अरे भाई साहब, शगुन का जोड़ा और तोहफे तो सही है, लेकिन इन पैसों की क्या जरूरत थी? हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे। देखिए, ये उन्होंने आपकी मदद के लिए भिजवाए हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नौकर के कहने पर कैलाश और ममता उन पैसों को स्वीकार कर लेते हैं और अब इसी तरह कुछ समय गुजरता है और दोनों ही अमीर गरीब बेटियों की शादी होती है। शादी के बाद एक साथ ही दोनों का गृह प्रवेश होना था। दोनों ही बहुएं जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं तो ढेर सारी दासियां उनके कदमों पर फूल बरसाने लगती हैं। ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत होता है। तो वहीं अपने रजवाड़े बड़े शाही बंगले ससुराल को देखकर अमीर और गरीब दोनों ही बेटियां काफी खुश होती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बंगला! सच कहा था मेरी माँ ने, रजवाड़ी लोगों के बंगले महल काफी बड़े होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अब इतने बड़े बंगले की बहू बन चुकी हूँ।
इस बंगले की ऊंचाई तो आसमान तक जा रही है। क्या मैं सच में इस बंगले की बहू हूं या अभी तक कोई सपना देख रही हूं? कौशल्या अपनी बेटी मोनिका के साथ अपने दोनों बहू को अंदर लेकर आती है और उनका गृह प्रवेश करती है कि तभी गीता की नजर बंगले के अंदर बने एक बड़े से फाउंटेन पर जाती है, जिसे देख इतना बड़ा फव्वारा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा झरना है, उसमें से बिल्कुल दूध की तरह पानी बहता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, मानो जैसे पानी नहीं दूध गिर रहा हो। गंवार कहीं की, इसे ये भी नहीं पता कि इसे फव्वारा नहीं बल्कि फाउंटेन कहते हैं। गीता बहू, इसे फाउंटेन कहते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। घर के पीछे वाले हिस्से में इससे भी बड़ा फाउंटेन है, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी। अब दोनों बहुएं धीरे धीरे अंदर आते हैं और जब अपनी निगाह घुमाकर चारों तरफ अपने रजवाड़ी बंगले के ससुराल को देखती हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बीच बंगले में एक बड़ा सा हीरों का झूमर लगा हुआ था, जिसकी कीमत ही देखने से करोड़ों में लग रही थी। चारों तरफ एक से एक महंगे एंटीक पीस, हर तरफ ढेर सारे नौकर तैयारियों में लगे हुए थे। मैं पागल थी जो शादी से पहले यहाँ कभी नहीं आई। कितना बड़ा बंगला है, जिधर देखो उधर बस नजर बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। अगर माँ बाबा यहाँ आते और ये सब देखते तो कितने ज्यादा खुश होते। माँ बाबा, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप लोग फिक्र मत करना मेरी, यहाँ तो मैं बहुत खुश रहूंगी। छोटी मोटी रस्मों के बाद अब दोनों अमीर गरीब बेटियां अपने अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं और इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। क्या मुसीबत है, रजवाड़े बंगले में रहकर क्या मुझे इन लोगों की तरह भारी भारी कपड़े पहनने होंगे? ये लहंगा कितना भारी है, ठीक से उठ भी नहीं रहा, और इतनी सारी ज्वेलरी। ओह माय गॉड, मैंने शादी के बाद के लिए इतनी सुंदर सुंदर हॉट हॉट साड़ियां ली थी, उन्हें मैं कब पहनूंगी? अलीशा मुंह बनाते हुए रजवाड़ी कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती है कि तभी अलीशा की सहेली नंद मोनिका अलीशा के कमरे में आती है। अलीशा भाभी हो गई तैयार, कितनी सुंदर लग रही हैं, चलिए साथ में फोटो लेते हैं। मोनिका, मुझे क्या इसी तरह के कपड़े पहनने होंगे? पता थोड़ी देर पहले दासी आई थी और उसने मुझे कहा कि मुझे ये कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे आना है और सर पर पल्लू भी रखना है। मैं ये सब नहीं पहन सकती, पता ये कितना भारी है। तुम तो जानती हो ना कि मैं कॉलेज में किस तरह के कपड़े पहनती थी। क्योंकि भाभी वो कॉलेज था और ये आपका ससुराल है और यहाँ इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, समझी आप? अब जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं तो 1-2 दिन ही पहनूंगी, मुझसे नहीं होगा रोज रोज इस तरह के भारी कपड़े पहनना। बड़े बंगले की बहू हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये लोग मुझे जोकर बनाकर रखेंगे। अलीशा मुंह बनाते हुए तैयार होने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बेटी के कमरे में घर की कुछ दासियां उसे तैयार होने में मदद करती हैं। क्या ये इतने सारे गहने पहनना जरूरी है? मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, क्या मैं कुछ कम गहने पहन सकती हूँ? बहू रानी, ये तो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये सभी गहने पहनने चाहिए, इससे महारानी को अच्छा लगेगा। तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो, वैसे भी तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। ये तो बड़प्पन है जो मुझ जैसी नौकरानी को इस काबिल आपने समझा, लेकिन हम सपने में भी आपका नाम नहीं ले सकते। गीता को कभी इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए गीता कम गहने पहनकर सिर पर अच्छे से पल्लू रखकर नीचे आती है तो वहीं अलीशा भी मुंह बनाकर सिर पर पल्लू रखकर नीचे आती है। अपनी दोनों बहुओं को देखकर कौशल्या काफी ज्यादा खुश होती है। कितनी सुंदर दिख रही है मेरी दोनों बहुएं, किसी की नजर ना लगे। वैसे गीता बहू, तुमने ये एक ही हार क्यों पहना है? कम से कम 3 हार पहनने चाहिए थे। माँ जी, आपको तो पता ही है कि मेरी जेठानी एक गरीब परिवार से है, इसके तो ये एक हार भी काफी ज्यादा होगा। वैसे गीता, तुम तो अभी तक शौक में होगी ना कि कैसे झोपड़पट्टी में रहने वाली इस बड़े बंगले की बहू बन गई। अलीशा बहू, भले ही गीता बहू झोपड़पट्टी में रही हो, लेकिन इसके संस्कार और गुण हमारे इस बड़े बंगले से भी ज्यादा ऊंचे हैं। गीता बहू, तुम्हें इन चीजों की आदत नहीं है, लेकिन समय के साथ इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। चलो अब तुम दोनों हमारे साथ बाहर चलो, हमने सारे गाँव वालों को बुलाया है। हम चाहते हैं हमारे घर की दोनों लक्ष्मियां अपने शुभ हाथों से गांव वालों में जरूरत का सामान बांटें। कौशल्या अपनी दोनों बहू को बाहर लेकर आती है। दोनों बहुएं गरीबों में सामान बांटने लगती हैं। जहां ये सब करते हुए गीता को काफी खुशी हो रही थी तो वहीं अलीशा का मुंह बना हुआ था। क्या मुसीबत है, जोकर बनाकर सबके सामने खड़ा कर दिया। ऊपर से इन गरीबों को सामान भी दो, ये खुद नहीं ले सकते क्या? नौकर वाले काम घर की बहू से करवा रहे, ऊपर से गर्मी और घूंघट मन कर रहा है अभी निकाल कर फेंक दूं। बहू रानी, भगवान करे आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आपने हम गरीबों का भला किया है, भगवान की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। मुझे आपके पैर छूने हैं, आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बल्कि मुझे आपके पैर छूने चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकूं।
गीता सभी गरीबों में सामान बांटते हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रही थी, जिसे देख कौशल्या को भी काफी अच्छा लगता है। तो वहीं जब एक बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए अलीशा के सिर पर हाथ रखता है तो उसका हाथ एकदम से वो झकझोर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर हाथ रखने की? औकात देखिए तुमने अपनी। अलीशा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? ये तो बस अपना आशीर्वाद दे रहे थे, गरीबों का आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अलीशा बहू, शांत हो जाओ, ये हमारी प्रजा है, हमें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर कोई आशीर्वाद दे तो हमें लेना चाहिए, ना कि इस तरह उनका अपमान करना चाहिए। कौशल्या की बात सुनकर अलीशा का मुंह बन जाता है और अब सभी में सामान बांटने के बाद बारी आती है दोनों अमीर गरीब बेटियों की पहली रसोई की रस्म की। दोनों जब अपने बंगले की बड़ी सी रसोई में जाती हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ पीतल, तांबे, सोने के बर्तन हैं, बड़े बड़े गैस इंडक्शन और साथ में बड़ा सा झूला भी बना हुआ है। तुमने कभी इतनी बड़ी रसोई तो देखी नहीं होगी ना, जितनी बड़ी यहाँ की रसोई है। इससे छोटा ही होगा तुम्हारा घर, या वो भी नहीं होगा? हाँ, सही कहा अलीशा, मेरा घर इससे बहुत छोटा है, लेकिन मैं अपने उस घर में भी खुश थी, क्योंकि घर बड़े या छोटे से नहीं, प्यार से चलता रहता है। गीता का जवाब सुनकर अलीशा का मुंह बन जाता है और अब गीता चूल्हे पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है, तो वहीं अलीशा बस बर्तन इधर से उधर करने में ही लगी रहती है। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूं मैं? अगर कॉल करके माँ से पूछा तो इसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। ओ गॉड, अब क्या होगा? अलीशा काफी देर तक परेशान हो रही होती है कि तभी गीता हाथों में मटर पनीर और मिक्स वेज की सब्जी लेकर अलीशा के पास आती है। अलीशा, मैं समझ सकती हूँ तुम इतनी अमीर परिवार की बेटी हो, तो शायद इसलिए तुम्हें कभी रसोई में ना जाना पड़ा हो, इसीलिए तुम सबके सामने कह देना कि ये 2 सब्जियां तुमने बनाई हैं। गीता को इस मेहरबानी के बावजूद भी अलीशा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और खाना खाने के बाद कौशल्या जहां गीता को शगुन के तौर पर बड़े बड़े सोने के कंगन देती है, तो वहीं अलीशा को सोने की चूड़ियां, जिसे देख अलीशा का मुंह बन जाता है और वो कमरे में जाकर अपनी माँ को कॉल करती है। बेटा, तू परेशान मत हो, क्या हुआ? आज उसे सोने के कंगन मिले, लेकिन देखना अगर तू मेरी बताई हुई हर बात पर चलेगी ना तो उन कंगन को तेरा होने में देर नहीं लगेगा। मनीषा अलीशा को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो वहीं गीता अपने गांव के राशन वाले को कॉल करती है, जो कौशल्या की गीता से बात करवाता है, दुकान पर बात करते हुए सीन। भगवान करे वो सब तुझे बिल्कुल वैसा ही प्यार करे, तू फिक्र मत कर बेटा, धीरे धीरे तू भी उनके रंग में ढल जाएगी। और हाँ, मेरी बात याद है ना, सबके साथ तुझे प्यार से रहना है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज मोनिका अपनी दोनों भाभियों को अपना पूरा बंगला दिखा रही होती है। यहाँ तो कितने सारे कमरे हैं, मेरे ख्याल से 50 से 60 कमरे होंगे ही ना। भाभी, ये तो कम है, कम से कम 100 से 150 कमरे हैं। मेरा घर भी इतना ही बड़ा है। आपका घर भी इतना ही बड़ा है अलीशा भाभी, मैं आपके घर आई हूँ, गिन चुनकर आपके घर में बस 6 से 7 ही कमरे हैं। हाँ भी ना। गीता भाभी, अलीशा भाभी को फेंकने की बड़ी आदत है, इनकी बातों में मत आना। ये मेरी नंद है या सौतन, जो इस गरीब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अलीशा बंगले में इधर उधर घूम रही होती है कि तभी अचानक उसके पायल खुलकर गिर जाती है, तो वहीं सामने से गीता को आता देख। गीता, क्या तुम मुझे पायल पहना दोगी? वो क्या है ना, इतने भारी लहंगे में मुझसे झुका नहीं जाता। अलीशा की बात सुनकर गीता बिना कुछ सोचे समझे अलीशा का पैर अपनी जांघ पर रखती है और उसे पायल पहनाने लगती है कि तभी मां कौशल्या आ जाती है और ये सब देखकर, गीता बहू, ये सब क्या हो रहा है? अलीशा बहू, तुम भूल गई, गीता बहू तुमसे रिश्ते में बड़ी है, ये सारे काम दाई के हैं ना कि गीता बहू के। माँ जी, गीता तो सिर्फ मुझे पायल ही पहना रही है। तुम गीता बहू को गीता क्यों कह रही हो? ये तुम्हारी जेठानी है और हमारे घर में अपने से बड़ों को इज्जत देकर पुकारा जाता है, ना कि नाम लेकर। कोई बात नहीं माँ जी, अगर हमेशा मुझे जेठानी जी बोलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं अलीशा को अपनी देवरानी नहीं बल्कि बहन जैसा मानती हूँ। गीता की बात सुनकर कौशल्या काफी खुश होती है। गीता की बात सुनकर कौशल्या काफी खुश होती है और अभी यूं ही समय गुजरता रहता है। गीता बहू, ये हमारा रजवाड़ी हार है, तुम घर की बड़ी बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे संभाल कर रखना। ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे कैसे संभालूंगी? अब तुम इस घर की बहू हो, वो भी बड़ी बहू, धीरे धीरे तुम्हें सारी जिम्मेदारियां लेनी होंगी। कुछ समय बाद तो मैं तुम्हें चाबी भी थमा दूंगी। गरीब जेठानी को खानदानी रजवाड़ी हार मिलते देख अलीशा काफी ज्यादा जलने लगती है और अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ दिनों में आने वाली हूँ तेरे ससुराल, फिर बताऊंगी उस गरीब को और उसकी औकात याद दिलाऊंगी। उसकी इतनी मजाल जो मेरी बेटी का हक छीन रही है।
यूं ही समय गुजरता रहता है और अपनी माँ की बातें सुनकर अलीशा गीता के साथ हमेशा बुरा ही बर्ताव करती। लेकिन बेचारी मासूम गीता रिश्ते में बड़ी होकर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज अलीशा अपने रजवाड़ी कपड़ों से परेशान होकर अलीशा अपने साथ लाई मॉडर्न साड़ी पहनकर तैयार होती है। इस साड़ी में कितना सुकून है और मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अलीशा बिना सिर पर पल्लू रखे और उसे मॉडर्न साड़ी में जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि नीचे ढेर सारे मेहमान हैं और गीता ने सभी मेहमानों के सामने पल्लू के साथ साथ घूंघट भी कर रखा है। कौशल्या की नजर जैसे अपनी बहू पर जाती है तो वो उसे हाथ पकड़कर गुस्से में कमरे में ले जाती है। अलीशा बहू, ये तूने किस तरह के कपड़े पहने? पूरा बदन दिख रहा है। रजवाड़े खानदान की बहू क्या ऐसी होती है? और तेरे सर पर पल्लू क्यों नहीं है? मैं परेशान हो गई हूँ इस तरह के कपड़े पहन पहन कर। 24 घंटे पल्लू रखना पड़ता है। पता वो कपड़े कितने भारी होते हैं और रोज रोज इतने भारी गहने मुझसे नहीं पहने जाते। हमारे खानदान की हर बहू इसी तरह से रहती है और तुम भी इस खानदान की बहू हो तो तुम्हें भी इसी तरह से रहना होगा, समझी तुम? कौशल्या अलीशा को काफी कुछ सुनाती है और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अलीशा के कमरे में घर की नौकरानी सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वहीं गीता तभी अलीशा के कमरे में किसी काम से आई होती है और नौकरानी को इस तरह चक्कर आता देख गीता नौकरानी को अलीशा के बिस्तर पर बिठा देती है। तुम ठीक तो हो ना? यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इससे पहले गीता पानी लेने के लिए जाती कि तभी कमरे में अलीशा आ जाती है और अपने बिस्तर पर यूं घर की नौकरानी को बैठा देख गुस्से से तिलमिलाते हुए, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत की है हमारे बिस्तर पर बैठी? उठो यहाँ से, भूल गई तुम्हारी क्या औकात है? अलीशा, इन्हें चक्कर आ गए थे तो मैंने ही इन्हें यहाँ बिठा दिया। क्या हुआ अगर तुम्हारे बिस्तर पर बैठ गई तो? इतना ही घर के नौकर नौकरानी से प्यार है तुम्हें तो अपने कमरे में बसा लो। तुम भी इनकी तरह गरीब परिवार से हो, इसीलिए तुम्हारे दिल में होगी इनके लिए हमदर्दी, लेकिन मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। आप दोनों इस तरह मेरी वजह से लड़िए नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अलीशा का ऐसा बर्ताव गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी तरह कुछ समय गुजरता है। जिस बंगले में यह पूरा परिवार इतने सालों से रह रहा था उस बंगले को बने हुए आज पूरे 400 साल होने वाले थे, जिसकी खुशी में कौशल्या सुरेंद्र एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन करते हैं। बहू, ये तुम दोनों के लिए रजवाड़ी लहंगे लेकर आई हूँ। दावत में तुम दोनों यही पहनना। उस गीता की बच्ची को इतना अच्छा लहंगा और मुझे ऐसा। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपना लहंगा देखकर अलीशा को मुंह बन जाता है और जब ये बात अपनी माँ को कॉल पर बताती है तो अपनी माँ के कहने पर ही अलीशा चुपके से गीता के लहंगे में खुजली वाला पाउडर डाल देती है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे माँ जी की आशीर्वादी बहू इस खुजली वाले लहंगे को पहनती है। अलीशा जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गीता अपनी सास से, जो आपने मुझे लहंगा दिया है आप वो अलीशा को दे दीजिए, उसे वो लहंगा ज्यादा पसंद आया। मैंने तुम दोनों का ही काफी अच्छा लहंगा बनवाया है तो उसे तुम्हारा क्यों पसंद आया? माँ जी, मैंने अलीशा को देखा था, उसे मेरा लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो दावत में मेरा लहंगा पहने। जेठानी हो तो तुम्हारे जैसी ही, जो अपनी देवरानी का बिल्कुल बहनों जैसा ख्याल रखती है। पार्टी के दिन ही कौशल्या अपनी बहू गीता का लहंगा लेकर अलीशा के कमरे में जाती है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो ना? ये लो, ये गीता बहू का लहंगा है। मुझे पता है तुम्हें ये ज्यादा पसंद आया तो तुम आज पार्टी में यही पहन कर आना। तुम्हारा लहंगा गीता बहू पहन लेगी। नहीं माँ जी, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? आपने जो मुझे लहंगा दिया है मैं उसी में खुश हूँ। अरे बहू, मैंने कहा ना तुम यही लहंगा पहनना। बार बार अपनी इच्छाओं को मारना अच्छी बात थोड़ी ना है। वो खुजली वाला लहंगा रख अलीशा को दिया हुआ गीता को दे देती है। खुजली वाले लहंगे को देख अलीशा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस खुजली वाले लहंगे को मैं कैसे पहन सकती हूँ? अगर नहीं पहनूंगी तो माँ जी सवाल करेंगी। अब क्या करूं मैं? वैसे दावत में तो हम कुछ देर रहेंगे ना, कुछ देर में क्या ही हो जाएगा। अलीशा अपनी बॉडी में भर भर कर लोशन लगा लेती है और अच्छे से लहंगे को झटक कर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों बहुएं नीचे आ जाती हैं जहां दावत में उनके माता पिता भी उनका इंतजार कर रहे थे। सभी दावत को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अचानक अलीशा को खुजली होनी शुरू हो जाती है। ये इतना ज्यादा खुजली कैसे हो सकती है? भगवान, अब मैं क्या करूं? अलीशा भाभी, ये क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? अलीशा से अब बिल्कुल भी खुजली बर्दाश्त नहीं होती और वो खुजली करते करते इरिटेट होकर अपना पल्लू सबके सामने गिरा देती है और भागते हुए कमरे में जाती है। जहां जाकर अलीशा कपड़े बदलती है तो वहीं ये सब देख, अरे ये कौशल्या जी की बहू को क्या हो? इस तरह भागते हुए कमरे में क्यों गई? पल्लू भी गिरा दिया। अरे खुजली क्यों कर रही है? पता नहीं क्या हो गया इसे। वैसे सारी गलती तो उसकी माँ की है जो उसे ठीक से परवरिश नहीं दी। मैंने इतने लोगों में कौन सी बहू भरी सभा में पल्लू गिराती है? सभी औरतों की बात सुन मनीषा को काफी गुस्सा आता है और अब वो अलीशा के कमरे में जाती है जहां अलीशा अभी भी खुजली कर रही होती है। मिल गया तुझे चैन मेरी बेइज्जती करवा कर।
पता तेरी वजह से लोग मुझे कितना सुना रहे थे। लेकिन माँ, इसमें मेरी गलती कहाँ से? आपके कहने पर मैंने गीता के लहंगे में खुजली वाला पाउडर डाला था ताकि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ हो, लेकिन सब उल्टा हो गया। अरे तू है ही मनूस, हर काम गलत ही करेगी। कुछ सही भी किया है तूने? मनीषा अलीशा को ताने दे रही होती है कि तभी कमरे के बाहर खड़े होकर कौशल्या सारी बात सुनती है और गुस्से से कमरे में आकर, मुझे नहीं पता था अलीशा बहू, गीता बहू के खिलाफ तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है। वो तो अच्छा हुआ कि वो लहंगा तुमने पहना, ना कि गीता बहू ने। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानी के साथ ये सब करते हो? और बहन जी, आपको अपनी बेटी का घर बसाना है या तोड़ना है? कौशल्या मनीषा को काफी सुनाती है तो वहीं अपनी सास से बातें सुन अलीशा काफी दुखी होती है कि तभी कमरे में गीता अपना बनाया हुआ लेप लेकर आती है। ये लेप काफी ज्यादा अच्छा है, इसे लगाने से 2 दिन में तुम्हारी खुजली ठीक हो जाएगी और दाने भी नहीं रहेंगे। एक मेरी माँ, मेरी हालत कैसी है पूछने की बजाय वो मुझे सुनाने लग गई और बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। और एक मेरी जेठानी है, इसको तो पता नहीं जो आज मेरे साथ हुआ वो इसके साथ भी हो सकता था, फिर भी ये मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। मुझे माफ कर देना गीता। गीता वो अपने हाथों से अलीशा के जख्मों पर लेप लगाती है तो वहीं अलीशा का बर्ताव भी गीता के लिए बिल्कुल बदल जाता है। इसी के साथ दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी रहती हैं। तो वहीं जब भी मनीषा भड़काने को अलीशा की कोशिश करती तो अलीशा माँ की बातों में बिल्कुल नहीं आती।